पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेरिक की सिटी ऑफ सिल्वर पर एक बड़ा खतरा आ गया है। एक्सप्लोर करके लौटी टीम का बिहेवियर अजीब हो चुका है, जिसे एक्सपोज करने के लिए द वर्रिक को एक डेंजरस आइटम दिया है। उधर क्लाइन एक पेपर क्रेन के पीछे पड़े अजीब सपने को सॉल्व कर रहा था और अनजाने में नाइटहॉक से भी टकरा गया। और हाँ, हीरो बैंडेड ब्लैक एम्परर केस के बाद टैरो क्लब में पहली बार शेरिफ की कैरेक्टरिस्टिक सेल पर आई। सबकी नज़र अब डेरिक पर है कि क्या वो अपने प्लान में सक्सेसफुल होगा या नहीं। आज के एपिसोड में कहानी दो अलग अलग फ्रंट पर आगे बढ़ने वाली है। एक तरफ क्लेन के हाथ लगती है एक ऐसी मिस्टीरियस किताब जिसके राज दुनिया के अंत की प्रोफेसी करते हैं, और दूसरी तरफ सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक अपना सबसे बड़ा और रिस्की प्लान शुरू करने वाला है। लेकिन प्लान के बीच में ही आ जाता है उसका एक दोस्त, ये ऐसी चीज लेकर जिसका सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो अगला सीन आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। तो क्या डेरिक अपने दुश्मनों को एक्सपोज कर पाएगा या वो खुद एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन है। तो भाई, पिछले चैप्टर की टैरो क्लब गैदरिंग के बाद अब सब अपनी रियल दुनिया में वापस आ चुके हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है मिस मैजिशियन यानी फोर्से से। वो अपनी डेस्क पर बैठी अब्राहम फैमिली की ट्रेजिक स्टोरी के बारे में सोच रही थी और अब उसे अपनी मिस्टिसिज्म नोटबुक्स में लिखे कुछ शब्द ज्यादा अच्छे से समझ आ रहे थे। उसने सोचा कि ओह, तो ये बात थी। तभी मिसेज ओलिसा नहीं चाहती थी कि मिस्टर लॉरेंस को उनकी मौत के बारे में पता चले। ये अब्राहम फैमिली सच में बहुत दुख भरी कहानी है। ये सब सोचने के बाद उसका मेन काम शुरू होता है। उसे साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड नाम की किताब के पहले 2 चैप्टर्स कॉपी करने थे। अब देखो, ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है। ये इतनी खतरनाक है कि इसे सिर्फ कॉपी करने से ही कोई इंसान पागल हो सकता है या अपना कंट्रोल खो सकता है। तो फोर से पहले अपनी सांसें कंट्रोल करती है, मेडिटेशन जैसी स्टेट में जाती है ताकि वो अपने बेस्ट कंडीशन में हो। उसने सोचा कि यार, इस बुक के शब्दों में कोई स्पिरिचुअलिटी तो नहीं है, लेकिन जब ये शब्द मिलकर उन अजीब अजीब सीन्स को डिस्क्राइब करते हैं तो वो सीधे इमोशंस पर असर करते हैं। मतलब ये इतनी खतरनाक है कि उसने डिसाइड किया कि वो हर 5 मिनट कॉपी करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेगी। सोचो कितनी इंटेंस सिचुएशन है। सिर्फ एक किताब को कॉपी करने के लिए कुछ करना पड़ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं सिटी ऑफ सिल्वर में। हमारे लिटिल सन डेरिक के पास। डेरिक जैसे ही नींद से उठता है उसे द हैंग्ड मैन की बातें याद आती हैं। उसे अब पक्का यकीन था कि सिटी के एल्डर्स उस पर छिपकर नजर रख रहे हैं। मिस्टर फूल ने भी इस बात से इनकार नहीं किया था, जिससे उसका शक और पक्का हो गया था। लेकिन द हैंग्ड मैन ने उसे एक बहुत ही सॉलिड प्लान दिया था। प्लान ये था कि देखो डेरिक, अब तक तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं है। मतलब चीफ और बाकी एल्डर्स अभी सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारे जरिए वो आमोन से डील करके पूरी सिटी ऑफ सिल्वर को इस मनहूस जगह से बाहर निकाल सकते हैं। ये 2000 साल में पहली बार था जब उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मिला था, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। द हैंडमैन ने आगे समझाया था, तो तुम जब तक कोई बड़ी गड़बड़ नहीं करते वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ताकि आमोन को कोई शक न हो। इसका मतलब ये भी है कि उनकी निगरानी बहुत ज्यादा करीब से नहीं होगी, कम से कम जब तुम जागे हुए हो। और इसीलिए शायद उन्हें यह भी नहीं पता चला कि डेरिक ने आमोन का वो वर्म ऑफ टाइम पहले ही अपनी बॉडी से निकाल दिया है। तो तुम खुलेआम बेस्टोमेंट रिचुअल कर सकते हो और बाद में सारा ब्लेम आमोन पर डाल सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी एक्टिंग करनी होगी, दिखाना होगा कि तुम बहुत डरे हुए और सावधान हो और ये सब छिपकर कर रहे हो। ये प्लान सुनकर डेरिक को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने रिचुअल की तैयारी शुरू कर दी। अब सीन कट होता है ग्रे फॉग के ऊपर, जहां हमारे मिस्टर फूल यानी क्लाइन अपने आलीशान पैलेस में बैठे थे। वो ऐसे ही पिलर्स को घूर रहे थे और सोच रहे थे कि ये जगह एथेंस के मंदिरों जैसी क्यों दिखती है। शायद ये उनके सबकॉन्शियस का असर था। तभी दसन का डार्क रेड स्टार चमकने लगता है और डेरिक की प्रेयर उस तक पहुंच जाती है। क्लाइन अपना सिर झुकाकर अपने रखी ऑल ब्लैक आई को देखता है। ये वही आइटम था जो उसे डेरिक को देना था। यहाँ पर क्लाइन एक बहुत ज़रूरी बात सोचता है और मेरे हिसाब से ये सीन दिखाता है कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। उसने सोचा, उम्मीद है लिटिल सन इसे खोएगा नहीं, वरना मिस्टर वर्ल्ड को शानदार तरीके से शहीद होना पड़ेगा। मतलब अगर ये ऑल ब्लैक आई खो गई तो क्लाइन को द वर्ल्ड वाले अपने फेक कैरेक्टर को मारना होगा, ताकि उसका ये राज खुले कि द वर्ल्ड कोई असली इंसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दांव था। खैर, क्लाइन अपनी स्पिरिचुअलिटी यूज करता है, उस इल्यूजरी डोर को थोड़ा सा खोलता है और ऑल ब्लैक आई को एक आयरन बॉक्स में डालकर डेरिक की तरफ भेज देता है और साथ में एक वार्निंग भी देता है, अंदर की चीज को छूना मत। सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक के आल्टर पर वो आयरन बॉक्स प्रकट होता है और उसे मिस्टर फूल की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उसने इस वार्निंग को गांठ बांध लिया और रिचुअल खत्म करने के बाद बड़ी सावधानी से बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर एक पूरी तरह से काली आंख थी, जिसका कोई प्यूपिल नहीं था। सिर्फ उसे देखने भर से डेरिक का दिमाग कंफ्यूज हो गया। उसके थॉट्स धीमे पड़ गए और उसके कानों में पागलपन भरी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। भाई साहब, कितना खतरनाक आर्टिफैक्ट था ये। डेरिक ने तुरंत बॉक्स का ढक्कन बंद किया और उसे स्पिरिचुअलिटी की एक दीवार से पूरी तरह सील कर दिया। फिर वो उसे अपनी सीक्रेट जेब में रखकर ट्रेनिंग फील्ड की तरफ निकल गया, ये देखने के लिए कि बाकी टीम मेंबर्स का क्या हाल है। उसने देखा कि वो सब ग्रुप्स में फुसफुसा रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई उन्हें देखता वो ज़ॉम्बीज़ की तरह चुपचाप खड़े हो जाते।
डेरिक ने एक डरावना सीन इमेजिन किया, क्या होगा अगर मैं अभी स्पिरिचुअलिटी की दीवार हटा दूं और वो सब एक साथ मेरी तरफ मुकर देखें। ये सोचकर ही उसे डर लगने लगा और उसने द हैंग्ड मैन की सलाह मानी, सब्र रखो और सही मौके का इंतजार करो। उसी वक्त सिटी ऑफ सिल्वर के सबसे ऊंचे टावर में चीफ के कमरे में डीमन हंटर कोलिन इलियट बैठे थे। तभी एक परछाई जैसी फिगर अंधेरे से निकलती और कहती है, योर एक्सीलेंसी, डेरिक बर्ग ने एक और रिचुअल किया है और उसे एक आयरन ब्लैक बॉक्स मिला है। मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन उससे बहुत ईविल और डेंजरस फीलिंग आ रही है। वो परछाई गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हमें उसे रोकना होगा वरना वो किसी ईविल गॉड को बुला लेगा और पूरी सिटी ऑफ सिल्वर तबाह हो जाएगी। चीफ कोलिन का चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है। वो खड़े होकर टहलने लगते हैं और कहते हैं, थोड़ा और इंतजार करो, हमें अब तक ये नहीं पता चला कि ये आमोन चाहता क्या है। अगर उसका इरादा सिर्फ हमें तबाह करना होता तो वो ऐसा कुछ नहीं करता। थोड़ा और इंतजार करो, शायद यही हमारी छिपी हुई उम्मीद है, एपोकैलिप्स से बचने की उम्मीद। ये सीन दिखाता है कि सिटी ऑफ सिल्वर के लीडर्स कितने डेस्परेट हैं। वो एक शैतान से भी उम्मीद लगा बैठे हैं। अब चैप्टर के एंड में सीन वापस क्लाइन पर आता है। उसे फाइनली मिस मैजिशियन की प्रेयर मिलती है और वो साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड के पहले 2 चैप्टर्स हासिल कर लेता है। और यहाँ होता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा धमाका। क्लाइन जो फूल की सीट पर ग्रे फॉग के ऊपर बैठा है, जहाँ तक कि किसी ट्रू गॉड का असर भी नहीं पहुंच सकता, वो उस किताब को पढ़ना शुरू करता है और पढ़ते पढ़ते वो खुद को इरिटेटेड और गुस्सैल महसूस करने लगता है। ये कह हैरान था कि कैसे नॉर्मल शब्द बिना किसी स्पिरिचुअलिटी के उसे ग्रे फॉग के ऊपर भी अफेक्ट कर सकते हैं। तब उसे बुक ऑफ सीक्रेट्स की जानकारी याद आती है। जब कुछ खास एग्जिस्टेंस को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है तो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में भी वो पढ़ने वाले के दिमाग और आत्मा पर असर डाल सकता है और सबसे डरावने रिकॉर्ड्स टू गॉड से जुड़े होते हैं। अब उसे समझ आया कि ये किताब इतनी खतरनाक क्यों है। पहले चैप्टर में स्पिरिट वर्ल्ड की 7 प्योर लाइट्स के बारे में लिखा था जो अलग अलग रंगों की थीं और उनमें बेशुमार नॉलेज था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये 7 लाइट्स जिंदा थीं और उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड के कुछ क्रीचर्स के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था द ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है एक और बड़ी मिस्ट्री के साथ कि आखिर ये ग्रेट व्हाइट ब्रदरहुड क्या है। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि क्लेन ने उस सीक्रेट नोटबुक के पहले चैप्टर को पढ़ा था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है क्लेन के साथ, जो ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस की हौर से अपने माइंड को फिर से शांत और फोकस्ड कर लेता है और वो रेडी है उस नोटबुक का दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए जिसका नाम था साइन द स्पिरिट वर्ल्ड। तो कहानी आगे बढ़ती है और ये अब्राहम फैमिली का ट्रैवलर बता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड की गहराइयों में भटक रहा था। तब उसकी मुलाकात एक बड़े ही अजीब से दिखने वाले बुजुर्ग से हुई। उस बुजुर्ग ने लेमन येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसकी बॉडी ट्रांसलूसेंट थी, मतलब आर पार दिखने वाली, ठीक वैसी ही जैसी स्पिरिट वर्ल्ड की बाकी क्रीचर्स की होती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका एटीट्यूड बहुत ही फ्रेंडली था, जो स्पिरिट वर्ल्ड में मिलना लगभग नामुमकिन है। उस ट्रैवलर ने उस बुजुर्ग से थोड़ी देर बात की और बात करते करते उसे एक शौक लगा। उसे पता चला कि वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड के सबसे ऊंचे लेवल पर मौजूद 7 प्योर लाइट्स में से एक येलो ट्वेनिथान। भाई ये कितना बड़ा रेवलेशन है। मतलब अब तक हमें लगता था कि वो लाइट्स बस एनर्जी का सोर्स हैं, लेकिन ये तो एक्चुअल में जिंदा सोचने समझने वाली एंटिटीज हैं। ये सीन वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्पिरिट वर्ल्ड के पूरे स्ट्रक्चर को एक नया मीनिंग देता है। खैर, वेनिथान उस ट्रैवलर को बताता है कि उसकी खासियत है रीजन और एडेप्टेशन और एस्ट्रोमेसिन यानी ज्योतिष विद्या का सिंबल है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जेम है एमराल्ड यानी पन्ना। और फिर वेनिथान अचानक से एक बहुत ही सीरियस और परेशान करने भविष्यवाणी का जिक्र करता है। वो कहता है, जब कॉस्मॉस से एक नज़र इस दुनिया पर पड़ेगी तो ज़मीनें चकनाचूर हो जाएंगी और दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ का वजूद मिट जाएगा। ये सुन के तो क्लेन के भी कान खड़े हो गए। वेनिथान का मानना था कि आने वाले 200 सालों कर दुनिया का अंत हो जाएगा और इस तबाही से कोई नहीं बच पाएगा। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात है। ये वही एपोकैलिप्स की थ्योरी है जिसके बारे में डीमनेस सेक्ट और ऑरोरा ऑर्डर भी बात करते हैं। मतलब ये कोई झूठी अफवाह नहीं है बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड की एक पावरफुल एंटी खुद इसे कंफर्म कर रही है। यहाँ से स्टोरी का स्केल एकदम से बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ बियॉन्डर्स की लड़ाई नहीं रही, ये पूरी दुनिया को बचाने की बात बन गई है। लेकिन मजे की बात देखो, उस अब्राहम फैमिली के ट्रैवलर को इस दुनिया के अंत वाली बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसका फोकस कहीं और ही था। उसने वेनिथान से पूछा कि वो अपनी फैमिली के ब्लड लाइन कर्स को कैसे हटा सकता है। वेनिथान ने उसे जवाब दिया कि ये एक तरह से कर्स तो है लेकिन नॉर्मल कर्स से बहुत अलग है और इसका सोल्यूशन भविष्य में है, एक ऐसे अप्रेंटिस के हाथों में जिसे एक छिपी एग्जिस्टेंस की मदद मिलेगी। और भाई, जैसे ही क्लेन ने ये पढ़ा वो समझ गया कि अप्रेंटिस और कोई नहीं, वो खुद है और हिडन एग्जिस्टेंस मिस्टर फूल है। मतलब अब्राहम फैमिली की किस्मत कहीं न कहीं क्लेन से जुड़ी हुई है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। वेनिथान ने उसे वार्न किया कि जिस दिन ये कर्स हटेगा वही दिन अब्राहम फैमिली की असली तबाही की शुरुआत होगा और ये तबाही इतनी बड़ी होगी कि इसमें गॉड्स के लेवल की कोई बड़ी हस्ती शामिल होगी। इसके अलावा वेनिथान ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई।
उसने कहा कि 7 प्योर लाइट्स, जिन्हें ग्रेट वाइट ब्रदरहुड भी कहते हैं, वो अक्सर इंसानों की दुनिया आते रहते हैं, अलग अलग रूप लेकर, और अपनी अपनी फील्ड का नॉलेज सिखाते हैं। जैसे कि पिछले 1000 साल का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर डी फॉर्समैन असल में येलो लाइट वेनिथान का ही एक इंसानी अवतार था। ये सुनकर नोटबुक के ओनर ने अंदाजा लगाया कि शायद फेमस इन्वेंटर और एम्परर रोसेल गुस्ताव भी किसी लाइट का अवतार हो। ये पढ़कर क्लेन अपने मन में हंसता है और सोचता है ही, वोर को अगर सोचना ही है तो वो शायद एक ग्रीन लाइट था। ये एक छोटा सा जोक था जो शायद सिर्फ क्लेन ही समझ सकता था। खैर, ये सब पढ़कर क्लेन ने कुछ चीज़ें कन्फर्म की। एक तो ये कि ये नोटबुक ज़्यादा पुरानी नहीं है। दूसरा ये कि रोसेल के टाइम के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाएं तो वेनिथान की भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया का अंत अब से सिर्फ 20 से 50 सालों के बीच कभी भी हो सकता है। ये रियलाइजेशन क्लेन के लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। टाइम बहुत कम बचा है। अब नोटबुक के इन 2 चैप्टर से क्लेन को कोई डायरेक्ट फाइटिंग नॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन उसका नजरिया बहुत खुल गया। उसे स्पिरिट वर्ल्ड 7 लाइट्स और आने वाले खतरे के बारे में इतनी जानकारी मिली जो किसी और को शायद ही पता होगी। ये सब सोचकर वो अपनी कॉपी की हुई नोटबुक बंद करता है और रियल वर्ल्ड में वापस लौट आता है, क्योंकि फिलहाल कॉस्मिक खतरों से भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ थी, पैसा। जी हाँ, क्लेन वापस अपनी असलियत में आ जाता है। उसका अगला गोल है सीक्वेंस 6 फेसलेस बनना, और उसके लिए उसे चाहिए बियॉन्ड इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत बहुत महंगे हैं। वो तुरंत एक लेटर लिखने बैठता है अपने बाइसिकल वाले इन्वेंटर लेपर्ड को, ये पूछने के लिए कि पेटेंट का क्या हुआ और उसे किसी लॉयर की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि भाई उसे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। फेसलेस के मेन इंग्रेडिएंट्स ही 1500 पाउंड से ज़्यादा के हैं, और साथ में 1000 चेहरे वाले हंटर का खून और डीप सी नागा के बाल जैसे रेयर आइटम्स भी चाहिए, जो और भी महंगे होंगे। ये सीन मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये क्लेन के कैरेक्टर को इतना रियल और रिलेटेबल बनाता है। एक पल वो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी पढ़ रहा है, और अगले ही पल वो पैसे की टेंशन में है। वो अपना कैश गिनता है, उसके पास टोटल 629 पाउंड्स और कुछ सिक्के हैं। उसे याद आता है कि मिस मैजिशियन उसे मिस शियो के लिए शेरिफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के 600 पाउंड्स देने वाली है। वो मन ही मन उन दोनों लड़कियों को चीयर करता है कि वो जल्दी से पैसे जमा कर लें, और सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं शन और जय के पास। शन शियो को बताती है कि उसे एक बियॉन्डर सर्कल में शेरिफ पोशन के सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, और वो भी सिर्फ 600 पाउंड्स में। शियो ये सुनकर पहले तो बहुत खुश होती है, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 310 पाउंड्स ही हैं। ये सुनकर शम भी एक लंबी सांस लेती है और कहती है, हम सब इतने गरीब क्यों हैं? पर फिर एक अच्छी दोस्त की तरह वो शियो को दिलासा देती है और कहती है कि वो बाकी के पैसे दे देगी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब कहानी का आखिरी हिस्सा हमें ले जाता है सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक के पास। डेरिक अपने पोषण को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिंग करने का प्लान बना रहा है। मिस्टर हैंग्ड मैन ने उसे सलाह दी थी कि वो उस बियॉन्डर को अपना ऑडियंस बनाए जो उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डेरिक को पता ही नहीं था कि उस पर नज़र कौन और कब रख रहा है। तो हिम्मत करके वो मिस्टर फूल से गाइडेंस मांगता है, और मिस्टर फूल यानी क्लेन उसे एक छोटा और सटीक जवाब देते हैं। उस आयरन बॉक्स में रखी चीज़ को छुओ, 3 हार्ट बीट से ज़्यादा नहीं, और ध्यान देना कि काली लाइनें कहाँ से आ रही हैं। डेरिक ठीक वैसा ही करता है। जैसे ही उसका हाथ उस बॉक्स में रखी ऑल ब्लाई को टच करता है, उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका होता है। उसकी पूरी बॉडी दर्द से कांपने लगती है, आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगता है। उसे भयानक दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के बीच उसे दिख जाता है। उसे दिखता है कि उसके कमरे के एक अंधेरे कोने से वो काली लाइनें निकल रही हैं, और वहां एक शैडो मौजूद था। उसे अपना मॉन्टर मिल गया था। डेरिक तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। करीब 1 मिनट बाद जब वो नॉर्मल होता है तो उसे पता चल चुका था कि उस पर कहाँ से नजर रखी जा रही है, और जैसे ही वो ये सब प्रोसेस कर रहा होता है, उसके दरवाजे कोई नॉक करता है। बाहर से आवाज आती है, मैं हूँ डार्क। एक्सप्लोरेटरी टीम क्वारंटाइन से बाहर आ गई है। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। डेरिक अपनी एक्टिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सिटी ऑफ सिल्वर के एल्डर्स को डेरिक पर शक हो गया है, और अब सिचुएशन काफी टेंस है। तो कहानी आगे बढ़ती है। डेरिक अपने कमरे में अकेला है, और तभी अचानक उसके दरवाजे कोई नॉक करता है। डेरिक जब दरवाजा खोलता है तो सामने डार्क खड़ा था, उसका पुराना टीममेट, क्लास का दोस्त। लेकिन डेरिक को देखते ही समझ आ जाता है कि ये वो डार्क नहीं जिसे वो जानता था। पहले डार्क बहुत चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक और फ्रेंडली टाइप का लड़का था, लेकिन उस टेम्पल एक्सप्लोरेशन के बाद वो एकदम शांत, रिजर्व और अजीब सा हो गया था। बस एक फेक स्माइल चेहरे पर रखता था। ये देखकर डेरिक के दिमाग में फौरन अलार्म बजने लगता है। वो सोचता है, यार ये अचानक मेरे पास क्यों आया है? क्वारंटीन से निकलने के बाद तो इसे अपने घर जाना चाहिए था। और तभी उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है, कहीं एल्डर लोविया ने तो इसे नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें शक है कि मुझे एक्सप्लोरेशन टीम के बारे में सच पता चल गया है और वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं। ये सोच के ही डेरिक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए उसे बहुत डर लगता है, बट देन उसे मिस्टर हैंगडमैन का जीनियस प्लान याद आता है। मिस्टर हैंगडमैन ने कहा था, अगर तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं है तो उस इंसान को ही अपना गवाह बना लो
जो तुम पर नजर रख रहा है। डेरिक को तुरंत रियलाइज होता है कि ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर डार्क सच में एल्डर लोविया का भेजा हुआ जासूस है और वो मुझ पर अटैक करता है तो वो सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। ये प्रूव हो जाएगा कि उसके साथ कुछ गलत है और फिर मुझे मिस्टर वर्ल्ड की दी हुई चीज इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब एक तीर से दो निशान। ये सोचते ही डेरिक थोड़ा शांत होता है और अपना अगला मूव प्लान करने लगता है। वो डार्क को अंदर आने देता है लेकिन पूरी तरह अलर्ट रहता है। उसने एक कैंडल जलाई जिसकी रोशनी में कमरा थोड़ा वार्म लग रहा था, लेकिन माहौल में टेंशन अभी भी थी। सिटी ऑफ सिल्वर की कैंडल्स मॉन्स्टर्स की चर्बी से बनती हैं, इसलिए उनसे एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। डार्क अंदर आकर बैठता है और अपनी कमर से एक छोटा सा बैग निकालकर डेरिक को कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। वो कहता है, ये डूम फ्रूट्स ट्राई करना चाहोगे? अब ये डूम फ्रूट सिटी ऑफ सिल्वर में एक तरह के रेयर स्नैक्स होते थे, एक मॉन्स्टर प्लांट से मिलते थे। लेकिन डेरिक बहुत सावधान था, उसने तुरंत मना कर दिया। डार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काले काले फ्रूट्स निकालकर खाने लगता है और चबाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। डेरिक उससे पूछता है, तुम लोगों को टेम्पल के नीचे कोई मॉन्स्टर्स मिले थे? डार्क चबाना रोककर एक अजीब सी स्माइल के साथ जवाब देता है, हाँ कुछ थे पर ज्यादा पावरफुल नहीं था, ने उन्हें आसानी से मार दिया। फिर वो आगे जो कहता है वो बहुत ही क्रीपी था। वो बोलता है, हमें वहां नीचे कुछ अजीब पौधे मिले, मशरूम जैसे दिखते थे, बहुत ही ब्राइट और देखने में इतने टेस्टी लग रहे थे कि पूछो मत। और पता है, वो खाने लायक है। उन्हें खाने से स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है और बॉडी भी स्ट्रांग होती है। ये बोलते हुए डार्क अपने दूसरे बैग से एक हथेली जितना बड़ा मशरूम निकालता है और भाई वो मशरूम देखने में किसी जादुई चीज जैसा लग रहा था। उसका स्टेम दूध जैसा सफेद था और कैप क्रिस्टल रेड कलर की जिस पर गोल्ड डॉट्स बने हुए थे। कैंडल की हल्की रोशनी में वो मशरूम इतना चमक रहा था, इतना आकर्षक लग रहा था कि डेरिक को देखकर ही मुंह में पानी आ गया। उसे ऐसी जबरदस्त भूख महसूस हुई जैसे वो कई दिनों से भूखा हो। ये एक नॉर्मल फीलिंग नहीं थी, ये एक सुपरनेचुरल ललचान थी जो उसे अपनी तरह टर्क स्माइल करते हुए वो मशरूम डेरिक की तरफ बढ़ाता और कहता, ये लो तुम्हारे लिए। एक पल के लिए तो डेरिक का कंट्रोल लगभग खो ही गया था। वो उसे उठाकर खाने ही वाला था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को रोका। उसने मुश्किल से कहा, मैं इसे कल ट्राई करूंगा। उसने अपनी नजरें उस मशरूम से हटाईं और टॉपिक बदलने के लिए पूछा, तुम लोगों को वहां और क्या मिला? डार्क ने सीरियस होकर जवाब दिया, हमें वहां बहुत सारे म्यूरल्स मिले, मतलब दीवारों पर बनी हुई पेंटिंग्स। उन पेंटिंग से हमें पता चला कि हमारे लॉर्ड ने हमें कभी छोड़ा ही नहीं था, बल्कि जब कयामत आई तो उन्होंने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए वो क्रॉस पर सीधे से उल्टे हो गए ताकि वो हमारे बदले सजा भुगत सकें, हमारे बदले खून बहा सकें। हम त्यागे हुए नहीं बल्कि चुने हुए लोग हैं जिन्हें भगवान का सबसे ज्यादा प्यार मिला है। ये सुनकर डेरिक के मन में एक ही बात आई, झूठ। अगर हम चुने हुए हैं तो मिस्टर हैंग्डमैन और मिस जस्टिस की दुनिया में ये श्राप, ये अंधेरा और ये मॉन्स्टर्स क्यों नहीं हैं? लेकिन वो बाहर से चुप रहा। डार्क अपनी बातें बताता रहा और जितनी देर वो बोलता रहा, डेरिक के लिए उस मशरूम की टेम्पटे को रजिस्ट करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने वो मशरूम खा लिया तो वो भी डार्क और बाकी लोगों की तरह बन जाएगा, फॉलन क्रिएटर का एक कट्टर भक्त। और तब अगर कोई उस पर नजर रख भी रहा होगा तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। डेरिक को रियलाइज हुआ कि उसे कुछ करना होगा और अभी करना होगा। उसे मिस्टर हैंगडमैन का प्लान याद आया और उसने तुरंत एक्ट किया। वो शांति से खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी भरने के बहाने उसने धीरे से अपनी पीठ डार्क की तरफ की और मन ही मन मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम जपना शुरू कर दिया। वो प्रार्थना करता है, आपके भक्त को आपके ध्यान की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी भेंट स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने किंगडम के दरवाजे खोल दें। और जैसे ही उसने ये बोला, कमरे के अंदर एक तेज हवा का झोंका आया। रिचुअल की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। डार्क, जो अभी अभी एक और डूम फ्रूट उठाने वाला था, अचानक रुक गया। उसने अपना सिर उठाया और डेरिक को घूर कर देखा। डेरिक ने भी पलट कर डार्क को देखा और जो नजारा उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। डार्क का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल चुका था और उसकी नीली आंखों में खून की लाल धारियां दिखने लगी थीं। उसके हाथ में जो काला डूम फ्रूट था वो अब काला नहीं था, उसका रंग बदलकर पीला और मांस जैसा हो गया था। वो कोई फ्रूट नहीं था, वो एक उंगली थी, एक कटी हुई खून से लथपथ इंसानी उंगली। और टेबल पर पड़े बाकी के वो सब इंसानी उंगलियां थीं। वो खूबसूरत आकर्षक मशरूम भी बदल चुका था, अब वो खूबसूरत नहीं लग रहा था। वो एक खून से सना हुआ स्कैल्प था जिस पर छोटे छोटे काले बाल थे। डार्क डेरिक को घूरते हुए अपनी ठंडी और भयानक आवाज में पूछता है, तुम क्या कर रहे थे? और ठीक उसी मोमेंट पर सीन कट होकर बैकलैंड पहुंचता है जहां क्लेन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे लिटिल सन की प्रार्थना सुनाई देती है और वो तुरंत उठकर ग्रे फॉग के ऊपर चला जाता है। द फूल की कुर्सी पर बैठकर वो पूरी तरह तैयार था। मिस्टर हैंग्ड मैन का प्लान अब अपने अगले फेज में एंटर कर चुका था और क्लेन को अपना रोल प्ले करना था और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। डेरिक के सामने खून से सना हुआ स्कैल्प पड़ा था और उसे याद आता है कि कुछ देर पहले यही चीज उसे एक सुंदर टेस्टी मशरूम जैसी लग रही थी और वो जो क्रंची डूम फ्रूट्स वो खा रहा था वो असल में इंसानी उंगलियों के टुकड़े थे। ये रियलाइजेशन इतना शॉकिंग था कि डेरिक का पेट बुरी तरह से मरोने लगता है और उसे उल्टी आने लगती है।
लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और तुरंत एक गाना गाने लगता है। ये कोई नॉर्मल गाना नहीं था, ये उसके बाड़ पाथ की एक होली प्रेयर थी जो उसे हिम्मत और ताकत देती थी। जैसे ही वो गाना शुरू करता है, उसके अंदर की बेचैनी कम हो जाती है और उसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है। उसकी हिम्मत, ताकत, फुर्ती, सब कुछ एनहांस हो जाता है। अब दूसरी तरफ डार्क अपने पुराने दोस्त को गाना गाते हुए देखता है और उसका एक्सप्रेशन द और भी ज्यादा और इनह्यूमन हो जाता है। वो बार बार एक ही लाइन चीख रहा था, तुम्हारे शरीर पर वो क्या चीज़ है, तुम्हें वो चीज़ है। और अचानक डार्क के कपड़े फटने लगते हैं, जैसे उसके अंदर सांपों का कोई घोंसला हो, और फिर उसके शरीर से खून से सने बालों वाले मांस के टुकड़े बाहर निकलने लगते हैं और वो एक खूनी फरी हेजहॉग जैसा दिखने लगता है। ये सीन इतना डिस्टर्बिंग कि मैं बता नहीं सकता। वो मांस के स्ट्रैंड्स डेरिक की तरफ हमला कर देते हैं, लेकिन डेरिक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो सिटी ऑफ सिल्वर का एक ट्रेंड पेट्रोल मेंबर था। उसने कई मॉन्स्टर्स का सामना किया था। वो तुरंत अपनी एक्स ऑफ हेरिकेन घुमाता है और उन मांस के टुकड़ों पर हमला कर देता है, उन्हें बीच से काट डालता है। लेकिन क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में हमेशा रात जैसा माहौल रहता है, उसकी एक्स से कोई लाइटनिंग नहीं निकलती और भी ज्यादा मांस के टुकड़े उसकी एक्स पर लिपट जाते हैं और उसे फंसा लेते हैं। जब डेरिक को लगे उसका हथियार फंस गया है, तो उसने अपना दूसरा मुंह इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में एक प्योर लाइट चमकने लगती है, जैसे दो छोटे सूरज कमरे में उतर आए हों, और अचानक आसमान से एक जलता हुआ लाइट का पिलर सीधा आकर उस मांस के गुच्छे पर गिरता है। डार्क दर्द से चीखता है और उसके कई मांस के टुकड़े जलकाले हो जाते हैं और जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। अब यहाँ से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है दोस्तों। जो जले हुए मांस के टुकड़े थे, उनमें मौजूद स्पिरिचुअलिटी अब डार्क के कंट्रोल में नहीं थी, और वो धीरे धीरे डेरिक के रिचुअल की एनर्जी के साथ मिक्स होने लगती है। और वहाँ जो मोमबत्ती जल रही थी, उसकी लौ अचानक से बड़ी हो जाती है और एक मिस्टीरियस दरवाज़ बना देती है। डेरिक ने पहले से ही उस मोमबत्ती पर फूल का सिंबल बना रखा था, जिससे वो छुपा रहे। ये सब उसकी पहले से की हुई तैयारी थी, एक कंप्लीट सैक्रिफाइस सेरेमनी थी। डार्क फिर से डेरिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दीवानगी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रे फॉग के ऊपर बैठे क्लेन ने डेरिक के रिचुअल को रेस्पॉन्ड कर दिया था। वो मिस्टीरियस दरवाजे एक छोटी सी दरार के साथ खुलता है और उसके पीछे का नजारा देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। दरवाजे के पीछे गहरा अंधेरा था, जिसमें अनगिनत ट्रांसपेरेंट शैडोज थे। उनके ऊपर 7 अलग अलग रंगों की प्योर लाइट्स थीं, और सबसे ऊपर था वो एंडलेस ग्रे फॉग और क्लेन का एंशियंट पैलेस। और तक उस अंधेरे कोने से एक शैडो निकलता है और सीधा डार्क को कवर कर लेता है। डार्क के सारे मांस के टुकड़े एक काले चिपचिपे लिक्विड में फांसते, लेकिन ये शैडो यही नहीं रुकता। वो जमीन पर फैलता हुआ डेरिक की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता, रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये शैडो असल में एक ऑब्जर्वर था, जिसे सिटी ऑफ सिल्वर ने भेजा था। उसका काम सिर्फ नजर रखना था। लेकिन जब उसने वो मिस्टीरियस दरवाजा देखा, तो उसे लगा कि डेरिक किसी खतरनाक एविल गॉड को बुला रहा है। उसे क्या पता था कि ये तो हमारे मिस्टर फूल का रिचुअल है। तो वो डेरिक को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके रास्ते में डार्क खड़ा था, जो अब एक मॉन्स्टर बन चुका था। और इसी कंफ्यूजन और देरी का फायदा डेरिक को मिला। उसने अपनी जेब से एक लोहे का बॉक्स निकाला और उसे मिस्टीरियस दरवाज की दरार के अंदर फेंक दिया। जैसे ही बॉक्स अंदर गया, दरवाज जोर से बंद हुआ और गायब हो गया। मिशन अकम्प्लिश्ड। अब डेरिक को मिस्टर हैंगमैन की बात याद आई और उसने जबरदस्त एक्टिंग शुरू कर दी। उसने अपने चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाया और उस शैडो की तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही शैडो उसे पकड़ने वाला था, वो जोर से खांसने लगा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। शैडो ने उसे पूरी तरह से कवर कर लिया। कमरे में अब 2 बड़े बड़े काले कोकून पड़े थे, एक डेरिक का, एक डार्क का। थोड़ी देर बाद वो काला लिक्विड हटता है और वापस शैडो बन जाता है। डेरिक बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके हाथ से एक छोटा सा अजीब कीट गिरता है, जिसके बारह ट्रांसपेरेमन का अवतार था, जो अब मर चुका था। दूसरी तरफ डार्क पूरी तरह से एक मांस के लोथड़े में बदल चुका था और हमला करने के लिए तैयार था। ऑब्जर्वर ने उसे फिर से अपने शैडो में कैद कर लिया, और फिर वो जमीन पर पड़े उंगलियों के टुकड़ और खूनी स्कैल्प को देखकर एक गहरी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक हुआ है। वो तुरंत स्पायर में बैठे चीफ को इन्फॉर्म करता है, और फिर वो डेरिक के पास पड़े उस मरे हुए कीट को देखता है और हैरान होकर कहता है, एमन का अवतार जो डेरिक के शरीर में छिपा था, वो मर गया। अब यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑब्जर्वर अपनी थ्योरी बनाने लगता है। उसे लगता है कि एमन और डार्क के पीछे जो मास्टरमाइंड है, वो दोनों कट्टर दुश्मन थे, और अपने दुश्मन का प्लान फेल करने के लिए एमन ने अपने अवतार की कुर्बानी दे दी। उसे लगता है कि डेरिक का एक्सप्लोरेशन टीम को ऑब्जर्व करना और चीफ को रिपोर्ट करना, ये सब एमन का ही प्लान था, ताकि वो खुद को एक्सपोज किए बिना अपने दुश्मन को खत्म कर सके। ये थ्योरी सुनने में काफी लॉजिक लगती है, लेकिन हमें तो सच पता है ना। खैर, ये बात जब स्पायर में चीफ कॉलिन यर्ड को पता चलती है, तो वो भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं एमन ने वाकई में पहले से तैयारी कर रखी थी। मोमबत्ती पर सिंबल, डार्क की सच्चाई सामने लाने वाले विल ऑब्जेक्ट, और आखिर में सेक्रीफाइस करके आइटम को दूर भेजना। ये सब दिखाता है कि सिचुएशन उसके प्लान के हिसाब से चली। चीफ के मन में 2 सवाल आते हैं, एक वो सिंबल किसका था,
एमन का या उसके पीछे किसी गॉड का? और दूसरा, एमन ने अपने अवतार को कुर्बान किया, वो सच में मास्टरमाइंड का दुश्मन था? वो सोचते हैं, क्या उसने 42 साल तक सिर्फ इसी एक पल का इंतजार किया था? ये सुनकर ऑब्जर्वर को भी लगता है कि हाँ, यही हुआ होगा। वो कहता है, योर एक्सीलेंसी, सोचिए, एमन ने 42 साल इंतजार क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि ये वक्त आने वाला है और उसे अपने दुश्मन का प्लान फेल करना था। इसके बाद चीफ ऑर्डर देते हैं कि एक्सप्लोरेशन टीम के सभी मेंबर्स को तुरंत पकड़ लिया जाए, क्योंकि वो सब के सब करप्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। चीफ बताते हैं कि डार्क के बाहर जाने से पहले ही एल्डर लोविया उनके पास आई थी और उन्हें पहले ही कह दिया था कि उन्हें एक्सप्लोरेशन टीम पर शक है और उन पर नजर रखनी चाहिए। ये सुनकर ऑब्जर्वर हैरान हो जाता है और थोड़ा रिलैक्स भी होता है कि चलो, कम से कम एल्डर लोविया सेफ हैं। लेकिन क्या वो सच में सेफ हैं? ये तो आगे पता चलेगा। चैप्टर के एंड में चीफ कहते हैं कि वो खुद डेरिक बर्ग से पूछताछ करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। तो पिछले चैप्टर में डेरिक को पकड़ लिया गया था, लेकिन जैसा कि हमें पता है, ये सब उसके प्लान का ही एक हिस्सा था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक अंधेरे और मजबूत कमरे से, जहां डेरिक, जो अब तक बेहोश होने का था, अचानक उठ खड़ा होता था। अस्काथियार एक्स ऑफ हरिकेन तो पहले ही उससे ले लिया गया था और इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया गया था, और उसकी जेबें भी पूरी तरह से खाली कर दी गई थीं। डेरिक एक गहरी सांस लेता है और शांति से चारों ओर देखता है। अचानक उसकी आंखों में दो सूरज जैसी तेज रोशनी चमकती है और कमरे की हर एक चीज उसे क्लियरली दिखाई देने लगती है। वहां सिर्फ एक टेबल और दो कुर्सियां थीं और फर्श पर अजीब से पैटर्न बने हुए थे। टेबल पर एक आधी जली हुई कैंडल रखी, जो सिटी ऑफ सिल्वर के हर कमरे में होती है, क्योंकि वहां अगर ज्यादा देर अंधेरा रहे तो मॉन्स्टर्स पैदा हो सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के डेरिक बैठता है और उस कैंडल को उठा लेता है। फिर वो उस कैंडल को 3 टुकड़ों में तोड़ देता है। एक टुकड़ा ओरिजिनल का 3/4 था और बाकी बचे हिस्से को उसने 2 बराबर टुकड़ों में बांट दिया। ऐसा करने से तीनों कैंडलस्टिक्स के अंदर की बत्ती पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी। ये कोई नॉर्मल काम नहीं था, ये एक सीक्रेट रिचुअल की तैयारी थी। उसने अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ा और एक गोल्डन फ्लेम पैदा की, जिससे उसने तीनों कैंडल्स को जला दिया। अब यहाँ पर सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की 2 कैंडल्स मिस्टर फूल को रिप्रेजेंट कर रही थी और बची हुई एक खुद डेरिक को। तैयारी पूरी करने के बाद डेरिक नॉर्मल प्रोसेस की तरह कोई हर्बल पाउडर नहीं जलाता, बल्कि वो सीधे एसेंशियल ऑयल डालता है और मिस्टर फूल का नाम जपना शुरू कर देता है। वो बार बार एक ही टोन में नाम दोहराता रहता है, जैसे वो खुद को हिप्नोटाइज कर रहा हो, और इस प्रोसेस की मदद से डेरिक अजीब सी स्टेट में चला जाता है, जिसे आर्टिफिशियल स्लीप वॉकिंग कहते हैं। मतलब उसका दिमाग गहरी नींद में था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से एक्टिव थी और ऊपर की ओर बढ़ रही थी। और क्योंकि मिस्टर फूल ने उसे परमिशन दी थी, इसलिए वो कुछ अननेसेसरी स्टेप को स्किप कर सकता था। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रे फॉग के ऊपर बने उस ग्रैंड पैलेस में, जहां हमारा मेन कैरेक्टर क्लेन बैठा था। जैसे ही डेरिक का रिचुअल पूरा होता है, क्लेन देखता है कि लिटिल सन को रिप्रेजेंट करने वाला क्रिम्सन स्टार चमकने लगता है। इसे देखकर क्लेन को राहत मिलती है, क्योंकि इसका मतलब था कि डेरिक ने प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा पूरा कर लिया था और अब बस उसे सिचुएशन को संभालना था। क्लेन बिना देर किए ब्लैक एम्पर कार्ड उठाता है, जिससे उसकी अथॉरिटी और पावर अचानक बढ़ जाती है। फिर वो एक पेपर फिगरीन उठाता है और उसे सन के स्टार की तरफ फेंक देता है। वो पेपर फिगरीन तुरंत एक विशाल एंजल में बदल जाती है, जिसके 12 जोड़ी काले पंख थे। ये एंजल उस क्रिम्सलाइट के अंदर घुसता और लिटिल सन की आतोहर के साथ जासा है। ये बेसिकली एक एंजल सब्स्टिट्यूट था, जो डेरिक को आने वाले इंटरोगेशन से बचाने वाला था। अपना काम करने के बाद क्लेन भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे बस उम्मीद थी कि उसका ये प्लान काम कर जाएगा। वापस सिटी ऑफ सिल्वर में डेरिक अपनी धुंधली हालत में देखता है कि एक पावरफुल एंजल उसके सामने उतरता है और उसे अपने 12 जोड़ी पंखों से ढक लेता है। अगले ही पल डेरिक की आंखें खुलती हैं। वो सबसे पहले मिस्टर फूल को थैंक यू बोलता है और फिर रिचुअल के सारे सबूत मिटाने लगता है। उसने 2 छोटी कैंडल्स को पिघलाकर बड़े वाली कैंडल के ऊपर डाल दिया, जिससे ऐसा लगे कि सिर्फ एक ही कैंडल थोड़ी देर के लिए जली थी। बहुत ही स्मार्ट मूव था ये। दिखाता है कि डेरिक अब पहले जैसा नादान नहीं रहा। सब कुछ साफ करने के बाद वो चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। उसके मन में हजारों बातें चल रही थीं। वो डरा हुआ था कि कहीं काउंसिल के लोग देर न कर दे। उसे अपने उन दोस्तों के लिए बुरा लग रहा था जो मॉन्स्टर बन गए थे, और उसे उन बाहरी दुश्मनों से नफरत हो रही थी जो उसके घर को बर्बाद करना चाहते थे। काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली दरवाजा खुलने की आवाज आती है। एक लेडी अंदर आती है, जिसका नाम था एफिलोर। डेरिक उसे पहचानता है, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने के लिए सिर उठाता है, वो शॉक हो जाता है। एफिलोर की आंखों पुतलियां नॉर्मल नहीं थीं। वो गोल्डन कलर की वर्टिकल स्लिट्स बन चुकी थीं, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। और डेरिक का दिमाग फिर से उसी स्लीप वॉकिंग वाली स्टेट में चला जाता है। एफिलोर उससे सवाल पूछना शुरू करती है, और तभी कमरे के एक कोने में छिपे हुए परछाई से सिटी ऑफ सिल्वर के चीफ कॉलिन इलियट बाहर आते हैं। अब डेरिक का असली टेस्ट शुरू होता है, जहां उसे झूठ और सच की एक ऐसी कहानी बतानी थी जिस पर सब यकीन कर ले, और पूछती है, तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? डेरिक, जो पहले से ही द हैंग्ड मैन के साथ स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर चुका था, अपनी एक्टिंग शुरू करता है। वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं बस एक सपने जैसी हालत में था।
मुझे बस इतना याद है कि हम लड़ रहे थे और मैंने एक उल्टे लटके हुए आदमी को और एक मोनोकल पहने हुए आदमी को देखा था। यहाँ वो क्लियरली ट्रू क्रिएटर रमन की बात कर रहा था। और फिर डेरिक अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो कहता है, मुझे याद है उस आदमी ने हंसते हुए कहा था, फॉलन क्रिएटर, ट्रू क्रिएटर। ये 3 शब्द ही इस पूरे मिशन का मकसद थे। ये जानकारी चीफ तक पहुंचाना ही उसका गोल था। चीफ कॉलिन के चेहरे पर भी टेंशन आ जाती है। वो समझ जाते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है, खासकर शेफर्ड का नाम सुनकर। इसके बाद एफिलोर और भी सवाल पूछती है, जैसे उसे वो जादुई एक्स कहाँ से मिला, सन पाथवे का पोषण फॉर्मूला कहाँ से वगैरह। डेरिक हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता है, क्योंकि ये सारे जवाब हैंगमैन ने उसे पहले ही रटवा दिए थे। फाइनली एफिलोर चीफ की तरफ देखती हैं और कहती हैं, ये झूठ नहीं बोल रहा है, मैं ग्लोरी क्राउन की पावर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। और चीफ कॉलिन, जो एक डीमन हंटर हैं, कंफर्म करते हैं कि डेरिक के अंदर कोई करप्शन या बुराई के निशान नहीं हैं। ये सब क्लेन के भेजे हुए एंजेल सब्स्टिट्यूट थे पॉसिबल हुआ था। उन्हें लगता है कि डेरिक फिलहाल ठीक है, लेकिन वो उस कुछ समय तक सीक्रेटली नजर रखने का फैसला करते हैं। जब डेरिक को होश आता है तो कमरा खाली होता है और उसे जाने के लिए कह दिया जाता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे द हैंग्ड मैन की वार्निंग याद थी कि अभी ढिलाई नहीं बरतनी है, उस पर अभी भी नजर रखी जा रही होगी। और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, उसकी नजर एक जानी पहचानी फिगर पर पड़ती है। वो थी शेफर्ड एल्डर लोविया। लोविया उसकी तरफ देखकर एक जेंटल स्माइल देती है, लेकिन वो स्माइल डेरिक को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराती है। और चैप्टर का एंड होता है एक बहुत ही शॉकिंग और क्रीपी सीन के साथ। लोविया अपने कमरे में जाती है और एक अजीब सा रिचुअल करती है। वो अपनी एक उंगली तोड़ती है, उसके खून से एक कागज पर सिंबल बनाती है और उस कागज को चबाकर निगल जाती है। और फिर उसकी टूटी हुई उंगली वापस उगाती है और वो अपने आप से एक सवाल पूछती है, फूल। इसका मतलब उसे शक हो गया है कि इस सब के पीछे द फूल का हाथ है और अब कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है।